हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे लर्निंग फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए मांग का अगला सेशन लेके आए हैं। तो आज का सेशन है मांग का नियम। इंग्लिश में इसे बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वो मांग का नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VVI। ठीक है। जिसमें हम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा देंगे, वो समझ लीजिएगा, पेपर में आपको दिखेगा। ठीक है। आपको ये टिप्स में होना चाहिए याद। ठीक है। तो चलिए देखते हैं मांग का नियम क्या है। मांग के नियम अनुसार आपको परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि मांग का नियम क्या है। ठीक है। आप पूछा ही जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। आपको एक बार फिर बता दिया मैंने। तो चलिए देखते हैं। मांग के नियम अनुसार अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि, तथा वस्तु की कीमत में वृद्धि से मांग में कमी होती है। यानी साधारण शब्दों में इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सभी बातें समान रहने पर जब मांग कोई भी व्यक्ति मार्केट में, जब कोई व्यक्ति कीमत में कमी होती है, जब कोई व्यक्ति बाज़ार में जब जाता है और वस्तु की कीमत में जब कमी होती है, मान लो किसी वस्तु का कीमत 50 रुपया था। ठीक है। और वो घट कर कितना हो गया, 30 रुपया। ठीक है। 30 रुपया हो गया, यानी कि कीमत घट गया। और कीमत घटने के वजह से मांग में वृद्धि हो जाती है। ऑब्वियसली वृद्धि होगा। आप ही अपने आप सोचिए कि आप मार्केट गए, किसी वस्तु को 50 रुपया में आप लेते थे, आपको पता था कि 50 रुपये में ये वस्तु मिलेगा, और वही वस्तु को आप किनने के लिए मार्केट गए, आपको पता चला कि वो वस्तु 30 रुपये में मिल गया। ठीक है। तो आपके पास 20 रुपया सेविंग के रूप में आपके पास बच गया। अब जब सेविंग में आपको 20 रुपया बच गया तो आप किसी और वस्तु का मांग कर लेंगे। ठीक है। यानी आप उतने ही पैसे से किसी और वस्तु का मांग कर लेंगे। वही बोल रहा था कि कीमत में कमी जब होगी तो मांग में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन वहीं पर उसका विपरीत जब प्रभाव होगा, तथा यहाँ लिखा गया तथा वस्तु की कीमत में वृद्धि से, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गया, वही आप 50 रुपये लेकर मार्केट में गए थे और आपको पता था कि वस्तु का कीमत 50 रुपया, लेकिन 50 रुपया ना हो के उसका कीमत 70 रुपया था। ठीक है। तो आपको पता चला कि अब इसका कीमत कितना हो गया, 70 रुपया, और आप घर से लेकर यहीं आए हैं 50 रुपया। तो जब कीमत में वृद्धि हो गई तो आप 50 रुपये का ही सामान किनेंगे, सामान में कमी कर लेंगे। मतलब जितना भी सामान का मांग करने वाले थे 50 रुपया में, उससे आप बोलेंगे कि सामान हमको कम दे दो और 50 ही रुपया का दे दो। ठीक है। वही बोला गया कि जब कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी हो जाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। आगे नीचे देखते हैं। इस शब्दों में कीमत एवं मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। यही पूरा इसमें लिखा गया है इसे। ठीक है। साधारण शब्दों में बोले तो इस शब्दों में लिखा गया है, साधारण शब्दों में आप जोड़ लेंगे। ठीक है। साधारण शब्दों में कीमत एवं मांग में विपरीत संबंध होता है। कीमत एवं मांग में विपरीत संबंध क्यों होता है, जो कि पहले बताया आपको, हम इसे बताते हैं फिर। जैसे इसका प्राइस हो गया PX। जब प्राइस बढ़ा, ऊपर में तीर का मतलब है कि बढ़ा, तो डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डिमांड घट जाएगा। ठीक है। डिमांड घट, DX मतलब डिमांड मतलब मांग। ठीक है। डिमांड घट जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं, जब प्राइस घटता है। ठीक है। तो प्राइस जब घटता है तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। यही विपरीत संबंध बताया गया है। ठीक है। यही विपरीत संबंध बताया गया। आप पेपर में इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है। और इसी तरह से आप ये बना देंगे। ठीक है। पहले वाला जो भी बताएं सो, और ये भी बना देंगे दोनों। ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। क्या है, मांग का नियम लागू क्यों होता है। ठीक है। आपको कब परीक्षा में पूछेगा मांग का नियम लागू क्यों होता है, अथवा ये ना पूछ के दूसरा चीज़ पूछ देगा, कीमत और मांग में विपरीत संबंध क्यों होता है। ठीक है। अथवा मांग वक्र ढाल क्यों होता है। ठीक है। ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है। ये तीनों एक ही चीज़ है। पूछे मांग का नियम लागू क्यों होता है, ये पूछे कीमत और मांग में विपरीत संबंध क्यों पाया जाता है, ये पूछे मांग वक्र ढालू क्यों होता है। तो इन
तीनों का इन तीनों का अर्थ एक ही होता है और इसका आंसर आपको नीचे में दिखाया गया है। चलिए नीचे की ओर देखते हैं, आप बिंदुओं के हिसाब से इसे समझेंगे। ठीक है, पहला बिंदु क्या है, घटते सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम के अनुसार। इस आपको पहले सेशन में हम बता चुके हैं कि ह्रासमान नियम क्या है। ठीक है, घटते सीमांत ह्रासमान नियम क्या है पहले सेशन में बता चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पहले सेशन जाके देख लें। ठीक है, आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है 12th सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पूरा इसमें 12th सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, जिसमें आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए है। ठीक है, आर्ट्स और साइंस का सिलेबस सेम है, बशर्ते आपका एग्ज़ाम अलग अलग दिन होता है तो केवल क्वेश्चन अलग अलग दिन पूछा जाता है। ठीक है, जितना हम पढ़ा रहे हैं इससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा, दोनों भी फैकल्टी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। घटते सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु के अतिरिक्त इकाई यहाँ होगा, इकाई। ठीक है, इकाई, आप वस्तु की जगह इकाई लिखेंगे। ठीक है, इकाई। ठीक है, का उपभोग करता है तो वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ठीक है, इसे मैंने पहले बताया है लेकिन अभी बता देता हूँ। जैसे इसमें साधारण शब्द में ये बोला जा रहा है कि जब आप बहुत भूखे होते हैं तो आप पहली रोटी को जब खाते हैं तो उससे मिलने वाली संतुष्टि बहुत अधिक मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आप रोटी का गिनती आगे बढ़ाते जाते हैं, आगे खाते जाते हैं तो आपकी संतुष्टि कम होती जाती है। वही बोला जा रहा है कि उपयोगिता घटती जाती है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है कि जब 8 मतलब जितना आप रोटी खा सकते हो उतना रोटी खा लेंगे तो उसके बाद आपको नहीं खाने का मन करेगा। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि आप उसे देखना भी नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, वही उसमें साधारण शब्दों में बताया है। आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, एक उपभोक्ता वस्तु के विभिन्न इकाइयों का तब तक उपभोग करता है जब तक कि mu बराबर px ना हो जाए। mu बराबर px का यहाँ अर्थ ये होता है कि एक उपभोक्ता मतलब एक व्यक्ति तब तक रोटी को खाएगा जब तक कि उसका भूख ना मर जाए, मतलब उसका भूख वो संतुष्ट ना हो जाए। वही mu बराबर px यहाँ लिखा गया है, ना हो। यदि वस्तु के कीमत में गिरावट होती है तो mu बढ़ जाएगा, px से mu ज़्यादा हो जाता है तथा एक उपभोक्ता अपने संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए उपभोग में वृद्धि करता है जब तक कि mu बराबर px ना हो जाए। ठीक है, यानी कुछ भी हो जाए एक उपभोक्ता अपने भर पेट तो खाना खाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है आय का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, आय का मांग का नियम में आय का प्रभाव भी पड़ता है। तो क्या है, जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता के वास्तविक आय में वृद्धि होती है। ठीक है, वही बात है, जब वस्तु की कीमत में कमी होगा तो उपभोक्ता के वास्तविक आय में वृद्धि होगा। जब वस्तु की कीमत घट जाएगी तो एक उपभोक्ता के पास जितना पैसा होगा उतना पैसा में वो और अधिक सामान खरीद सकता है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में वृद्धि होती है और इसके विपरीत जब कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता के वास्तविक आय में कमी होती है। उल्टा लिखा गया वही बात को, परिणाम स्वरूप मांग में कमी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, नए उपभोक्ता मतलब जो व्यक्ति यहाँ नहीं था वो व्यक्ति भी उपभोग करने लगा। जब तक वस्तु की कीमत में कमी होती है, जब तक वस्तु की कीमत में कमी हो रही है तो उसे उपभोक्ता, तो ऐसे उपभोक्ता उसे लिखा गया है ऐसे। ठीक है, ऐसे उपभोक्ता जो उस वस्तु का उपभोग ऊंची कीमत पर नहीं कर पाते हैं उन वस्तुओं का उपभोग करने लगते हैं, जिसके कारण मांग में वृद्धि हो जाती है। इसमें यह बोला जा रहा है नए उपभोक्ता में कि जब तक वस्तु की कीमत में कमी होती है, मतलब कोई वस्तु की कीमत 100 रुपये था, घट के 50 रुपये हो गया है। ठीक है, अभी घट के 50 रुपये हो गया है, तो वैसे उपभोक्ता जो 100 रुपये की वस्तु नहीं खरीद पा रहा था वो वैसे उपभोक्ता भी इस वस्तु का 50 रुपये जो घट के 50 रुपये हो गया है, जब 50 रुपये होगा तो इस वस्तु का वैसे उपभोक्ता जो 100 रुपये में नहीं किन पा रहा था, अब वो 50 रुपये हो गया तो 50 रुपये में वो किन सकता है और किन के उपभोग कर सकता है अपने लिए। वैसे उपभोक्ता भी वस्तु का मांग कर बैठता है। ठीक है, जिसके कारण से मांग में वृद्धि हो जाती है। ऑब्वियसली मान लो 100 रुपये का कोई चीज़ था, 100 रुपये का कोई चीज़ था, इसे
इसे 50 व्यक्ति द्वारा खरीदा जा रहा था, लेकिन जब इसका कीमत घटकर 50 रुपये हो गया तो ऑब्वियसली इसमें अधिक और व्यक्ति आ जाएगा। जो व्यक्ति चाह रहे होंगे कि 100 रुपये की वजह से खा नहीं पा रहा था वस्तु को, जब वस्तु इसका कीमत आधा हो गया घट के, तो वैसे व्यक्ति भी खरीदना चाहेंगे जो इसको खरीदना चाहते थे कि कम पैसा होगा तो 50 व्यक्ति इसको खरीद सकते थे, तो इसको कहीं ना कहीं 150 के लगभग व्यक्ति खरीद सकता है। और वही वस्तु को 50 व्यक्ति खरीद रहा था और वही वस्तु को अब 150 व्यक्ति खरीद रहा है, तो ऑब्वियसली मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा कि मांग क्या है। मांग मैंने आपको पहले सेशन में बता दिया है। ठीक है, तो आप पहले सेशन देख लें। चौथा नंबर में वस्तु के प्रयोग। जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो इसका प्रयोग कम महत्वपूर्ण उपयोगी में भी होने लगता है। इसका क्या तात्पर्य बताता हूँ मैं आपको कि जब वस्तु की कीमत में कमी होती है, मान लो वस्तु की कीमत 100 से हो गया कितना 50 घटकर हो गया होती है, तो इसका प्रयोग कम महत्वपूर्ण उपयोगी में भी होने लगता है। मतलब जब इसका कीमत 100 रुपये था ना, तो ये केवल आवश्यक चीज़ों के लिए ही प्रयोग होता था। ठीक है, जैसे अभी हम मान लें पेट्रोल का कीमत 100 रुपये है, तो एक व्यक्ति एक ज़रूरी काम के लिए ही अपने बाइक को निकालता है, अपने 4 व्हीलर को निकालता है। ठीक है, लेकिन जैसे इसका कीमत 50 रुपये घट कर हो जाता है, तो वैसे व्यक्ति जो बाइक को नहीं चला रहे थे, 100 रुपये पेट्रोल और डीजल होने के कारण वैसे व्यक्ति भी 50 रुपये हो गए, वैसे व्यक्ति भी चला लेंगे। मतलब इसमें एक नहीं होता है कि एक बार इधर घूमे एक बार उधर घूमे बाइक से, वैसा भी काम होने लगेगा। ठीक है, और 100 रुपये में उतना नहीं होता है, लेकिन 50 रुपये में होता रहेगा। वही बोल रहा है कि ये जो 100 रुपये जब तो पेट्रोल था तब केवल आवश्यक काम के लिए ही बाइक निकाला जा रहा था, लेकिन जब 50 रुपये हो गए तो अनावश्यक काम के लिए भी बाइक को निकाला जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया, जिसके कारण मांग में वृद्धि होती है। ठीक है, जिसके कारण मांग में वृद्धि हो ही जाएगा ऑब्वियसली। जब 100 से 50 हो गया है और अनावश्यक काम में भी यूज हो रहा है तो मांग में वृद्धि होगा। जो व्यक्ति नहीं 100 रुपये में जो व्यक्ति नहीं खरीद पा रहा था वह भी व्यक्ति अब 50 रुपये में खरीद लेगा। ठीक है, तो मांग में वृद्धि होगा ही। इसके विपरीत जब कीमत में वृद्धि होती है, तो देखना आप जो अनावश्यक कार्य वाला व्यक्ति था वो यहाँ से हट जाएगा, तो उसका प्रयोग केवल महत्वपूर्ण उपयोग में ही होता है, जिसके कारण मांग में कमी होती है। वही बात हुआ कि जब 50 मान लो 100 रुपये था, इसका कीमत 100 रुपये था और 100 से बढ़कर 150 रुपये हो गया, तो आवश्यक 100 रुपये जो था आवश्यक महत्वपूर्ण काम के लिए यूज होता था, लेकिन जब 150 हो गया तो और भी केवल महत्वपूर्ण कार्य के लिए ही बाइक निकाला जाएगा। ठीक है, वही बता रहा है कि जब कीमत बढ़ेगी तो आवश्यक काम के लिए ही सभी आवश्यक काम के लिए मतलब ज़रूरी रहेगा, तभी आप वो काम करेंगे, तभी आप वस्तु की मांग करेंगे। और जब आवश्यक काम के लिए वस्तु का मांग होगा तो मांग में कमी आएगी ऑब्वियसली। ठीक है, आई होप कि आपको ये मांग वक्र का नियम लागू क्यों होता है ये समझ में आया होगा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करें। ठीक है, और आपको कहाँ दिक्कत है ये भी कमेंट करें। तो आज के लिए सेशन इतना ही है। ठीक है, आपको जितना भी आज तक क्लास दिए हूँ उन सभी का सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, और ये जो आपको इमेज दिख रहा है, ठीक है, ये मेरा ही चैनल है। इस चैनल का नाम है रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल और इसका लोगो ये है। ठीक है, आप लोगो देख लेंगे। इसमें ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित सभी जानकारी आपको टाइम पर दिए जाते हैं और इनसे संबंधित क्लासेस भी आपको दिया जाता है। अभी रीजनिंग का प्रैक्टिस नंबर 2 इसमें अपलोड किया गया है। बेहतरीन जो रीजनिंग का जो प्रश्न आपको पेपर में फंसाता है उसका प्रैक्टिस लेकर आए हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे भी आने वाले एग्ज़ाम के बारे में आपको अपडेट्स दिया जाएगा और इसमें बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया है।
ठीक है। अभी आपको बताते हैं ग्रुप डी का आज ही 8 सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर को एग्ज़ाम डेट का नोटिस दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम डेट है 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर से 31 दिसंबर, ठीक है। इतना दिया गया है। इसी ग्रुप डी को देखते हुए इसी चैनल में रोज़गार फॉर फ्यूचर चैनल में, इसका लोगो ये है, फिर से बता देता हूँ। इस चैनल में हम आपके लिए बेहतरीन तरीके से क्लास लेकर आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है। अब अगला मांग से संबंधित अगला सेशन में दिया जाएगा।